गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज ये बचा हुआ लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। 5th चैप्टर हमारा चला हुआ है नई समस्याएं। जो भारत के अंदर नई नई समस्याएं आई थी उनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए ये टॉपिक है भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि किस प्रकार थी और इंग्लैंड के दो रूप किस प्रकार थे। तो देखिए, अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम क्या था? भारतीय माल को लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्च स्तर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। भारतीय जो कारीगर थे और शिल्पीकार थे, वे शिल्पियों की जो कारीगरी थी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्च स्तर तकनीकों की बड़ी सफलता से मुकाबला कर सके। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ था तो उस समय क्या था? भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत से भरी हुई थी कि भारी चुंगी लगा करके इन चीजों का तो आना जाना बंद करके उनको रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित हो रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। क्या स्पष्ट बात है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे कितना भी विकसित क्यों न हुआ हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका पहले ही औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करते। क्या आवश्यक हो गया था कि या तो अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप होता, उसके सामने घुटने टेक दे, अपने आप को समर्पित कर दे। हुआ यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया। क्या हुआ? राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को खत्म कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी? सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। व्यापारियों की जो कंपनी थी, व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह कंपनी धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी। ठीक है, उस समय कब? जब वह बहुत तेजी से धन कमा रही थी। एडम स्मिथ ने सन 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। द वेल्थ ऑफ नेशंस में क्या लिखा है एडम स्मिथ ने? एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है, ये लिखा था एडम स्मिथ ने। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। इंग्लैंड का भारत में आगमन कब हुआ था? जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया था। उस समय शेक्सपियर जीवित था। 1600 ईस्वी में शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ। मिल्टन का जन्म कब हुआ? 1608 में। उसके बाद हैम्पडेन और
कॉमवेल सामने आई। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ और उसके बाद हैम्पडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1660 ईस्वी में, जिसने क्या किया? विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। रॉयल सोसाइटी की जो स्थापना हुई उसने विज्ञान की प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ। कपड़ा बुनने की ढरकी का तेज आविष्कार हुआ 100 साल बाद। और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। पहले तो ढरके का आविष्कार हुआ था, उसके बाद तेजी से काटने की कलाएं शुरू हो गई, जैसे उसमें इंजन और मशीन के हथकरघे आदि, इनका आविष्कार हुआ। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन, बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था? इनमें कौन सा इंग्लैंड भारत आया? दो तरह से बताया है। एक तो ये पहले है शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला इंग्लैंड। एक तो ये है। या दूसरा है फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार करने वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था। इनके बारे में बताया कि इन दोनों में से कौन सा भारत आया। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये इंग्लैंड जो दोनों हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर के उसे बढ़ावा दे, यह हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय कौन सा है? जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं जो हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। अमेरिकियों में तो बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था। क्या सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए क्या बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। हम कैसे थे भारतीय? प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है, यदि ब्रिटेन ने भारत में बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। ब्रिटेन के कारण भारत यह पीछे रह गया। ब्रिटेन ने भारत में यदि ब्रिटेन ने भारत में बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, जैसा कि उन्होंने हमें बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम अनजान थे, हमें पता नहीं था, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र होता और न अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी और उन सभी बातों में भी जो जीवन योग्य बातें होती हैं, जीवन योग्य बातें सिखाती हैं, बनाती हैं, उनसे उसने कहीं अधिक प्रगति कर ली होती। यह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आपने इसके इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं। अब इसी के साथ मैं आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अभी करवा रही हूँ। आपको ये लेसन फुल लर्न एंड राइट करना है और अगली
क्लास में हम ग्रामर का काम स्टार्ट करेंगे। तो ग्रामर उपसर्ग प्रत्यय समास आप रीड करके आओगे, तो वो ग्रामर के लेसन आप रीड करके आओगे तो आपको आसानी हो जाएगी समझ आने में। तो आप उनको भी रीड करके आना, जिससे लेसन आसानी से समझ लोगे। देखिए अब क्वेश्चन इसी लेसन के। अब इसको भारत की खोज को यहीं तक करेंगे, इसके बाद फिर हम स्टार्ट होनी हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हर्ष कहाँ के राजा थे? उनके शासन काल में हुए विशेष घटनाक्रमों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या है? हर्ष कहाँ के राजा, कहाँ के शासक थे, राजा थे? उनके शासन काल में हुए विशेष घटनाक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, हर्ष उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे। इन्हीं के शासन काल में विद्वान चीनी यात्री हुआनत्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। इसी समय इस्लाम धर्म अपने स्वरूप को ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग में इसे पहुंचने में लगभग 600 वर्षों का समय लगा। इसके बाद इसने राजनीतिक विजय के रूप में भारत में प्रवेश किया था। हर्ष एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री हुआनत्सांग नालंदा में पढ़ाई कर रहे थे और इसी समय इस्लाम धर्म भी अपने स्वरूप को ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग में इसे पहुंचने में लगभग कितना समय लगा? 600 वर्षों का समय लगा। इसके बाद इसने राजनीतिक विजय के रूप में भारत में प्रवेश किया था। सेकंड क्वेश्चन है, इस्लाम के भारत में प्रवेश करने के बाद की स्थिति का वर्णन कीजिए। 600 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जब इस्लाम ने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया तो बहुत बदल चुका था। 600 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद जब इस्लाम ने राजनीतिक विजय के साथ भारत में प्रवेश किया था तो वह बहुत अधिक बदल चुका था। अब इसके नेता अन्य दूसरे लोग बन चुके थे। इसके नेता कौन बन चुके थे? दूसरे लोग इसके नेता बन चुके थे। अरब के लोग भारत उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंचकर वहीं रुक गई। अरब के लोग भारत उत्तर पश्चिमी छोर तक पहुंच करके वहीं रुक गए थे। अरब सभ्यता का क्रमशः पतन हो गया। अरब सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। मध्य तथा पश्चिमी एशिया में तुर्की जातियां आगे आई। मध्य और पश्चिमी एशिया में कौन सी जातियां आगे आई? तुर्की जातियां आगे आई। भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक रूप में भारत लाए थे। ये भारत के सीमावर्ती प्रदेश से यही तुर्क और अफगान इस्लाम को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में लेकर आए थे। थर्ड क्वेश्चन है, अरब भारत में किस प्रदेश से आगे नहीं बढ़ सके और क्यों? अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर भारत के बहुत से हिस्सों को जीत लिया था। अरबों ने बड़ी ही आसानी से दूर दूर तक फैलकर भारत के बहुत से हिस्सों को जीत लिया था, लेकिन भारत में तब भी और बाद में भी सिंध से आगे नहीं बढ़ सके। भारत में तब भी और बाद में भी सिंध से आगे वे नहीं बढ़ सके थे। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी हद तक सक्षम था। किसी हद तक इसका कारण अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं। इसका कारण हो सकता है अरबों के आंतरिक झगड़े भी हो सकते हैं, जिस कारण अरब भारत में आगे प्रवेश नहीं कर सके। अरब ही क्या, किसी भी देश, प्रांत, समाज, परिवार में यदि आंतरिक झगड़े होते रहेंगे तो वह कभी विकास और प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। अरब तो क्या, किसी भी देश में, प्रांत में, समाज में, परिवार में यदि आंतरिक झगड़े होंगे तो वह कभी भी विकास और प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा प्रांत बगदाद से अलग हुआ तथा इसके बाद भारत और अरबों के बीच किस प्रकार के संबंध स्थापित हुए? कौन सा प्रांत बगदाद से अलग हुआ था तथा इसके बाद भारत और अरबों के बीच
किस प्रकार के संबंध स्थापित किए गए थे? आंसर है सिंध प्रांत बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया था। सिंध प्रांत बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग हो गया था और एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया था। इसके बाद भारत और अरब के बीच आपस में संपर्क बढ़ने लगा था। किस किस के बीच में संपर्क बढ़ा? भारत और अरब के बीच में। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना शुरू हो गया। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। राजदूतावासों की अदला बदली भी हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंची। भारतीय पुस्तकें कहाँ पहुंची? गणित और खगोल शास्त्र पर बगदाद पहुंच गई। वहां इनका अरबी में अनुवाद हुआ। बहुत से भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। भारतीय जो चिकित्सक थे वे भी काफी सारे बगदाद गए। यह व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि भारत के दक्षिणी राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया। केवल ये व्यापार और सांस्कृतिक संबंध उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि दक्षिणी राज्यों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। विशेषकर राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। किस किसने भाग लिया? और जो राष्ट्रकूटों ने, जो भारत के पश्चिमी तट से व्यापार किया करते थे। 5th क्वेश्चन, भारतीयों को इस्लाम धर्म की जानकारी कैसे मिली और इसके क्या परिणाम निकले? भारतीयों को इस्लाम धर्म की जानकारी किस प्रकार से मिली और इसके क्या क्या परिणाम निकले? अरबों और भारतीयों में लगातार संपर्कों के कारण भारतीय लोगों को इस्लाम की जानकारी प्राप्त हुई थी। अरबों और भारतीयों में जो लगातार संपर्क हो रहे थे, उनके कारण भारतीय लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में पता चला। इस नए धर्म को फैलाने के लिए प्रचारक भी भारत आए थे। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए जो प्रचारक थे वे भी भारत आए थे। भारत में उनका बहुत स्वागत भी हुआ। परिणाम स्वरूप मस्जिदें बनाई गई। इस कार्य का न तो शासन ने विरोध किया और न ही जनता ने। जो इस्लाम धर्म के लोग ये अपना धर्म फैलाने भारत आए और वहां पर मस्जिदें बनाई, तो इस कार्य में न तो शासन ने कोई रोक टोक की और न ही जनता ने। इसके लिए कोई धार्मिक झंडा भी नहीं हुआ। सभी धर्मों का आदर सत्कार कर सहनशीलता का व्यवहार करना भारत की प्राचीन परंपरा रही है। भारत सभी धर्मों का आदर करता रहा है, सभी का सत्कार करता रहा है और सभी के प्रति सहनशीलता का व्यवहार करता रहा है। ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है। 6th क्वेश्चन है, महमूद गजनवी कौन था? उसने भारत में आकर क्या किया? महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था। वह एक तुर्क था। महमूद गजनवी क्या था? अफगानिस्तान का सुल्तान था। वह एक तुर्क था। अपनी लोभ लालसा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर कई आक्रमण किए। अपनी लोभ लालसा को पूरा करने के कारण महमूद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए। आक्रमणों से उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। आक्रमणों के कारण ही उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत को बहुत अधिक बढ़ा लिया। उसने बड़ी ही निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। महमूद गजनवी बहुत ही निर्दयी था, कठोर था। उसने निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिसमें बहुत अधिक खून खराबा हुआ। जब भी गजनवी भारत आया, वह अपने साथ बहुत सा धन लूटकर गजनी ले गया। जब भी महमूद गजनवी भारत में आया, हर बार वह भारत से बहुत अधिक धन लूटकर गजनी ले गया था। आक्रमणों का प्रभाव इतना व्यापक था कि हिंदू धूलकणों के समान इधर उधर बिखर गए। गजनवी के आक्रमणों का प्रभाव इतना व्यापक था कि धूलकणों के समान हिंदू बिखर गए। जो बच गए थे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। जो हिंदू बच गए थे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति बहुत अधिक घृणा उत्पन्न हो गई थी, पैदा हो गई थी।
अब 7th क्वेश्चन है, गजनवी के आक्रमणों से भारत का कौन सा क्षेत्र लूटा गया तथा कौन से क्षेत्र अछूते रहे। गजनवी ने भारत पर जब आक्रमण किए तो भारत के कौन से क्षेत्रों को लूटा गया था और कौन से क्षेत्र बच गए थे। महमूद गजनवी एक तुर्क था। वह बहुत अत्याचारी एवं लोभी था। भारत की अपार धन संपदा का लोभ उसे भारत खींच लाया। भारत में वह किस लिए आया? लोभ लालच के कारण, धन संपदा को लूटने के कारण वह भारत में आया था। भारत बहुत अमीर देश था, तो उस धन संपदा का लोभ उसे भारत की तरफ खींच लाया था। उसके आक्रमणों से भारत में बहुत तबाही हुई। महमूद गजनवी ने भारत में जब आक्रमण किए तो बहुत अधिक तबाही मची। महमूद ने उत्तरी भारत के मात्र एक टुकड़े को छुआ और लूटा। महमूद ने उत्तरी भारत के एक के टुकड़े को ही छुआ और लूटा। इसका कारण यह था कि यह क्षेत्र गजनवी के मार्ग में पड़ता था। जिस क्षेत्र को उत्तरी भारत को महमूद ने लूटा, यह उसके रास्ते में पड़ता था। उसके आक्रमणों से पूरा मध्य पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पूरी तरह से बचा रह सका। गजनवी के आक्रमणों से पूरा मध्य पूर्वी बच गया और दक्षिणी भारत बच गया था। उत्तरी भारत में उसने जमकर कहर मचाया था और लूटपाट की थी। 8th क्वेश्चन, महमूद ने किन दो राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया तथा कौन सा प्रांत उसे हराने में सफल रहा था। किन दो राज्यों को तो महमूद ने अपने राज्य में मिला लिया था और कौन सा प्रांत उसे हराने में सफल रहा था। तो देखिए इसका आंसर, महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया था। कौन से राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था महमूद ने? पंजाब और सिंध को। वह प्रत्येक लूट के बाद वापस गजनी लौट जाता था। हर बार लूट करता और गजनी चला जाता था। उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह विजय प्राप्त नहीं कर सका। गजनी ने कश्मीर को भी लूटने का बहुत अधिक प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सका। यह पहाड़ी देश महमूद गजनी को हराने और मार भगाने में पूरी तरह सफल हुआ। जो ये कश्मीर था, इसी ने महमूद गजनी को हराया है और वहां से भगाया है। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। काठियावाड़ में सोमनाथ से जब ये लौट रहा था तो वहां राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों ने भी इसको बुरी तरह से हराया था। इस अंतिम आक्रमण के बाद वह वापस कभी भी भारत नहीं आया। महमूद गजनवी का यह अंतिम आक्रमण था। इसके बाद वह कभी भी भारत में वापस नहीं आ सका। 9th क्वेश्चन, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई और उसके बाद गजनी पर किसने अधिकार किया। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में हुई। इसकी मृत्यु के बाद लगभग 160 वर्षों तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। उसकी मृत्यु के लगभग 160 वर्षों तक भारत पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार भी नहीं हुआ। पंजाब के आगे जो तुर्की शासन था उसका विस्तार भी नहीं हो पाया। इसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर अधिकार कर लिया। जब उसकी मृत्यु को 160 वर्ष हो गए तो उसके बाद शहाबुद्दीन गोरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गोरी के अधिकार जमाते ही गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। शहाबुद्दीन गोरी ने जब गजनी पर आक्रमण किया तो उस पर अधिकार जमाया तो गजनवी साम्राज्य का अंत हो गया। उस पर किसका अधिकार हो गया? शहाबुद्दीन गोरी का। और गजनवी साम्राज्य नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसका नामो निशान तक मिट गया। अब शहाबुद्दीन गोरी कौन था? उसने गजनी पर अधिकार करने के बाद सबसे पहले क्या किया? शहाबुद्दीन गोरी कौन था? शहाबुद्दीन गोरी एक अफगान था। कौन था शहाबुद्दीन गोरी? एक अफगान था। गजनवी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अपना अधिकार किया। गजनवी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया था। अधिकार जमाते ही सबसे पहले उसने भारत पर आक्रमण किया।
शहाबुद्दीन गोरी ने पहले तो गजनी पर आक्रमण किया, उसको अपने अधिकार में लिया। उस पर अपना अधिकार जमाते ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत में उसने लाहौर और दिल्ली को अपना पहला निशाना बनाया। गोरी ने भारत में लाहौर और दिल्ली को अपना पहला निशाना बनाया था, लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह युद्ध में हरा दिया। गोरी ने लाहौर और दिल्ली को अपना निशाना बनाया था और फिर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह से हरा दिया था। युद्ध में हारकर गोरी अफगानिस्तान लौट गया था। गोरी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को बुरी तरह से हरा दिया। हारने के बाद वह अफगानिस्तान चला गया था। अगले वर्ष उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। 1 साल बाद उसने फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसे जीत हासिल हुई। इस बार वह जीत गया। जीत हासिल हुई उसे और उसने 1192 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। 1192 ईस्वी में उसने जीत हासिल 1192 ईस्वी में उसने जीत हासिल करके दिल्ली को अपने वश में कर लिया। दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। अब बेटा ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट। बैक एक्सरसाइज भी इसकी हो गई है। तो आपको ये 10 क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। इसके बाद आप